तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्टलाइजेशन से रिलेटेड एमसीक्यू जो ओटी टेक्नीशियंस के लिए, एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस के लिए और खासकर सीएसएसडी टेक्नीशियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज स्टलाइजेशन। तो पहला ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरा ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तीसरा ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और चौथा ऑप्शन है हमारा द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डर्ट फ्रॉम सरफेस। चलिए एक एक ऑप्शन हम देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए ये नहीं होगा, ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा वो बात करते हैं। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ, तो नंबर हमारे जो है वो रिड्यूस होते हैं डिसइंफेक्शन में, ना कि स्टलाइजेशन में। स्टलाइजेशन में क्या होता है कि हम पूरी जो भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है या फिर नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, सभी प्रकार के माइक्रोब्स को हम किल करते हैं स्टलाइजेशन में। तो उसका जो ऑप्शन होगा द प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला एमसीक्यू है हमारा, व्हाट इज द, एक सेकेंड गाइस, फिर हमारा दूसरा एमसीक्यू है, व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज एम्प्लॉयड इन ड्राई हीट स्टलाइजेशन। तो ड्राई हीट स्टलाइजेशन में जो हमारा टेम्परेचर कितना होता है कुल मिला के वो पूछा है। तो 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 120 टू 140, 160 टू 180 और 180 टू 120। तो जो हमारा मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो 160 टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन है, वो भी 2 आवर्स के लिए, 2 घंटे के लिए। फिर है तीसरा एमसीक्यू हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेंटिंग फेज इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टलाइजेशन। तो गाइस हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टलाइजेशन में हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 फेजेज होती हैं। चलिए एक एक करके हम उनको देख लेते हैं। पहले ऑप्शंस देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन कह रहा है टू इंट्रोड्यूस फिल्टर्ड एयर इनटू चेंबर, टू रिमूव एयर फ्रॉम चेंबर, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ चेंबर, टू डिक्रीज द प्रेशर ऑफ द चेंबर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसमें पहले मैं बात कर लेता हूँ। इसमें 5 फेजेज होती हैं। तो पहली फेज होती है हमारी वैक्यूम फेज। तो वैक्यूम फेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टलाइजेशन में तो पहली होती है हमारी वैक्यूम फेज। तो वैक्यूम फेज में क्या करते हैं, पूरी जो चेंबर के अंदर एयर होती है वो निकाल देते हैं। दूसरी होती है इंजेक्शन फेज, जिसमें हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं उसके अंदर। कितने % हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो वो 59% हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कंसनट्रेटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम उसके अंदर डालते हैं। फिर हम आती है डिफ्यूजन फेज, जब वो उसके ऊपर डिफ्यूज किया जाएगा जो हमारे आर्टिकल्स चेंबर में हैं। फिर है और क्या बोलते हैं प्लाज्मा फेज। तो प्लाज्मा फेज है, उसमें हम क्या करेंगे, प्लाज्मा जनरेट करेंगे जब वो स्ट्राइल होगा। और फिर है वेंटिंग फेज। तो लास्ट फेज में पूछा है इसने वेंटिंग फेज में क्या होता है। तो वेंटिंग फेज में हम क्या करते हैं, टू इंट्रोड्यूस फिल्टर्ड एयर इनटू द चेंबर। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मैं ये ले लेता हूँ, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ स्टलाइजेशन। इनमें से कौन सा स्टलाइजेशन का मेथड नहीं है। ऑटोक्लेविंग, इनमें से स्टलाइजेशन का मेथड कौन सा नहीं है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ स्टलाइजेशन। तो पहला है ऑटोक्लेविंग, दूसरा है पॉस्चराइजेशन, तीसरा है फिल्ट्रेशन और चौथा है इरेडिएशन। देखिए नॉट अ मेथड ऑफ स्टलाइजेशन, देखिए ऑटोक्लेविंग स्टलाइजेशन का मेथड होता है, इससे हम सारे आर्टिकल्स को स्ट्राइल करते हैं, तो ये नहीं हो सकता। फिर है पॉस्चराइजेशन। तो पॉस्चराइजेशन में हम क्या करते हैं, इसमें हम सिर्फ जो हमारे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं उनको हम मारते हैं, तो और पूरे तो किल नहीं करते हम। तो इसलिए ये ऑप्शन सही ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें पूछा है नॉट अ मेथड ऑफ स्टलाइजेशन। तो इनमें से पॉस्चराइजेशन जो है वो
स्टरलाइजेशन का मेथड नहीं है, तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। देखिए फिल्ट्रेशन में हम छानते हैं, फिजिकल मेथड है किसी भी बैक्टीरिया वायरस को रिमूव करने के लिए, तो ये भी नहीं है। इरेडिएशन नहीं। फिर अगला ऑप्शन है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ रेडिएशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन, यानी स्टरलाइजेशन के लिए कॉमनली कौन सा स्टरलाइजेशन मेथड यूज होता है। विजिबल लाइट नहीं हो सकता। इंफ्रारेड रेडिएशन, देखिए इंफ्रारेड रेडिएशन बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है, तो इसको हम नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे जो है वो हमारी यूज होती हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन के लिए और ऑपरेशन थिएटर को और सरफेस को स्टाइल करने के लिए यूज होती हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। गामा रेडिएशन को हम यूज करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए, तो इसलिए ये ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ एयर, यानी एयर को स्टरलाइज करने के लिए कौन सा रेडिएशन मेथड यूज होता है। गामा रे, यूवी रे, एक्स रे, बीटा रे। गामा रे है वो आर्टिकल को बल्क में, जब आर्टिकल को सिरिंजेज वगैरह को स्टराइल करने के लिए यूज होता है, तो ये गलत हो गया। यूवी रे को हम सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं और सरफेस में ही एयर भी आएगी, इसलिए बी ऑप्शन सही है। एक्स रे वो हम उसके लिए यूज करते हैं सियाम में या फिर एक्सरे मशीन में। और बीटा रे, ये दोनों ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन सही। विच टाइप ऑफ स्टरलाइजर इज टेस्टेड विथ जियोबैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस। देखिए अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है तो मोस्ट कॉमनली जियोबैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस हम स्टीम स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, ये सबको पता है। लेकिन ये प्लाज्मा स्टरलाइजेशन में भी यूज होता है, तो अभी इस टाइम पे हमको स्टीम स्टरलाइजेशन को चूज करना है, क्योंकि मोस्ट कॉमनली हम स्टीम के लिए इसे यूज करते हैं। अगला है बॉबी डिक टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, बॉबी डिक टेस्ट इज परफॉर्म टू, यानी बॉबी डिक टेस्ट से हम क्या करते हैं। वेरीफाई माइक्रोबियल डेथ, टेस्ट द इफिशियंसी ऑफ एवर रिमूवल इन ऑटोक्लेव, मेजर द प्रेशर इनसाइड ऑटोक्लेव, चेक द स्टरलाइजर लीक। तो इसमें से हम क्या करते हैं, टेस्ट द इफिशियंसी ऑफ एयर रिमूवल, यानी एयर रिमूवल को हम चेक करते हैं। इस सबसे पहले जब ऑटोक्लेव मॉर्निंग में स्टार्ट होता है तो उसके बाद हम टेस्ट पैक लगाते हैं बॉबीडिक का और टेस्ट करते हैं कि प्रॉपर एयर रिमूव हो रही है कि नहीं चेम्बर से, तो उसको ये चेक करता है, तो इसलिए बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ CSSD। CSSD का प्राइमरी फंक्शन क्या है। टू स्टरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, स्टोर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मैनेज हॉस्पिटल लॉन्ड्री, असिस्ट पेशेंट एडमिशन। टू स्टरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये हम CSSD का सबसे प्राइमरी वर्क है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। स्टोर भी करते हैं हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को CSSD में, लेकिन प्राइमरी फंक्शन पूछा है ना, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टराइल करना हमारा प्राइमरी फंक्शन है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टरलाइजेशन इन हेल्थ केयर सेटिंग्स। हेल्थ केयर सेटिंग्स में स्टरलाइजेशन करने का पर्पस क्या है। टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाने के लिए। टू इम्प्रूव पेशेंट कंफर्ट, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, टू प्रोलॉन्ग द सेल्फ लाइफ ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट। देखिए ए ऑप्शन सही है। क्यों सही है, ये हम इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाते हैं। स्टरलाइजेशन करेंगे, माइक्रोब्स को मारेंगे तो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, सिंपल सी बात है, तो ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में अंतर क्या है। देखिए डिसइंफेक्शन किल ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइल स्टेरिलाइजेशन रिड्यूस द नंबर ऑफ, मतलब माइक्रोब्स के नंबर को रिड्यूस करता है। दूसरा ऑप्शन है डिसइंफेक्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइल स्टेरिलाइजेशन किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए बी ऑप्शन सही है, क्योंकि डिसइंफेक्शन में माइक्रोब्स की संख्या को हम रिड्यूस करते हैं, डिसइंफेक्शन में हम माइक्रोब्स की संख्या को रिड्यूस करते हैं, और स्टेरिलाइजेशन में हम पूरी तरह से
किल कर देते हैं हर प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक, कुछ भी हो। इसलिए बी ऑप्शन सही है। विच ऑफ फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें? एल्कोहल ऑप्शन में है, एल्कोहल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ब्लीच, ऑल ऑफ एबव। देखिए एल्कोहल एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ब्लीच ना तो वो सॉरी ये डिसइंफेक्शन नहीं है, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट एजेंट नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो अब ऑल ऑफ अबव तो ऑलरेडी गलत हो गया, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बचा। और कब? हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब 6% से ज़्यादा के कंसंट्रेशन में यूज होता है तब यह डिसइंफेक्टेंट एजेंट माना जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ऑटोक्लेव यूज्ड डाउनवर्ड एयर डिस्प्लेसमेंट फॉर स्टरलाइजेशन? हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव, ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट ऑटोक्लेव, वर्टिकल ऑटोक्लेव, वैक्यूम असिस्ट ऑटोक्लेव। वर्किंग ऑन प्रिंसिपल अगर देखें तो दो प्रकार के ऑटोक्लेव होते हैं, पहला ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट और दूसरा वैक्यूम असिस्ट। वैक्यूम असिस्ट क्या करेगा? पहले वैक्यूम करेगा, उसके बाद उसमें जो हमारा स्टीम को डालेगा। और जो हमारा ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट है उसमें ऊपर से स्टीम आती है और एयर जो है वो स्टीम से भारी होती है, तो वो नीचे के थ्रू नीचे से निकलती है, इसीलिए इसे ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट ऑटोक्लेव बोलते हैं। तो इसमें पूछा है टाइप्स ऑफ ऑटोक्लेव यूज डाउनवर्ड एयर डिस्प्लेसमेंट, तो यानी कि ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट जो हमारा ऑटोक्लेव है वो डाउनवर्ड एयर डिस्प्लेसमेंट करता है, इसलिए बी ऑप्शन सही। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर स्टीम स्टरलाइजेशन? स्टीम स्टरलाइजेशन के लिए बायोलॉजिकल इंडिकेटर बताना है। बैसिलस स्ट्रोफियस, जियोबैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस, क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिली, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देखिए बैसिलस एट्रोपियस ये यूज़ करते हैं हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में, ठीक है। जियोबैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस ये हम स्टीम के लिए यूज़ करते हैं, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच क्लास ऑफ केमिकल इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर बॉबी डिक टेस्ट? कौन से क्लास का इंडिकेटर बॉबी डिक टेस्ट है? कुल मिला के बॉबी डिक कौन से क्लास का इंडिकेटर ये पूछा है। तो जो हमारा क्लास 1 इंडिकेटर है, हमारा ये जो हमारे ऑटोक्लेव पैकिंग के ऊपर जो टेप चिपकाए होते हैं उन्हें हम क्लास 1 इंडिकेटर बोलते हैं। क्लास 2 इंडिकेटर बॉबी डिक, ठीक है, क्लास 2 इंडिकेटर बॉबी डिक। क्लास 3 जो हमारा इंडिकेटर होगा वो क्या करेगा? एक ही पैरामीटर को नापेगा, या तो वो टेम्परेचर को नापेगा या तो वो क्या बोलते हैं स्टीम पेनिट्रेट हुई है कि नहीं उसको नापेगा। क्लास 4 इंडिकेटर है हमारा। क्लास 4 इंडिकेटर मल्टी पैरामीटर होते हैं, या टाइम और टेम्परेचर दोनों को नाप लेते हैं। फिर होता है क्लास 5 इंडिकेटर, इसमें ऑप्शन में नहीं पर मैं बता देता हूँ। क्लास 5 इंडिकेटर तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग इंडिकेटर। उस एक सेकेंड, जो हमारे क्लास 5 इंडिकेटर होते हैं वो टाइम, टेम्परेचर और स्टीम तीनों चीज़ को नापते हैं, इसलिए इन्हें हम इंटीग्रेटिंग इंडिकेटर कहते हैं। फिर आते हैं क्लास 6 इंडिकेटर। तो क्लास 6 इंडिकेटर क्या है? वो इवैल्यूएटिंग इंडिकेटर हैं, वो स्पेसिफिक साइकिल के लिए होते हैं। तो इसमें से क्या बॉबी डिक का पूछा है, तो बॉबी डिक क्लास 2 का इंडिकेटर है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टाइप ऑफ फिल्टर यूज फॉर स्टेबिलिटी टेस्टिंग? यानी स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए कौन सा फिल्टर यूज होता है? तो पहला है डेप्थ फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर, हेपा फिल्टर, सिंटेट फिल्टर। तो इनमें से वो फिल्टर स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए यूज होगा जो सबसे छोटे पार्टिकल्स को छान सकता है। फिल्टर का मतलब ये छानना। तो जो हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर है ये 0.22 माइक्रोन से लेके 0.45 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को छान सकता है, इसलिए ये फिल्टर यूज होता है हमारा स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए। हेपा फिल्टर यूज होता है एयर को फिल्टर करने के लिए, जो कि 99.97%
फिल्टर कर देता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ड्राई हीट स्टलाइजेशन। ड्राई हीट स्टलाइजेशन का बेनिफिट क्या है? गुड पेनेट्रेबिलिटी एंड कोरोसिव नेचर, गुड पेनेट्रेबिलिटी एंड नॉट कोरोसिव नेचर, पुअर पेनेट्रेबिलिटी एंड नॉन कोरोसिव नेचर। जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही है। क्यों? गुड, ये अच्छा पेनिट्रेशन होता है और नॉन कोरोसिव होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। कोरोसिव का मतलब है मुरझा ना लगे, जंग ना लगे उसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ फॉलोइंग केमिकल इज कॉमनली यूज्ड फॉर हाई लेवल डिसइंफेक्शन। यानी हाई लेवल डिसइंफेक्शन के लिए कौन सा केमिकल इन ऑप्शंस में से यूज होगा? एल्कोहल, क्लोरीन, ग्लूटाल्डिहाइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। एल्कोहल पहले ही बता दिया ऑप्शंस में कि ये एंटीसेप्टिक है, क्लोरीन नहीं यूज होता, ठीक है। ग्लूटाल्डिहाइड ये हमारा यूज होता है, इसे हम साइडेक्स भी बोलते हैं, ये होता है हाई लेवल डिसइंफेक्शन के लिए। और हाइड्रोजन परऑक्साइड जब 6% से ज़्यादा यूज होगा तब हमारा ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में गिना जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ग्लूटाल्डिहाइड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ फैन इन हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन में फैन का क्या रोल है? टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ओवन, टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ओवन, टू इंश्योर अनइंटरप्टेड एयर फ्लो। तो फैन अगर लगा है तो उसका काम ही है हवा देना, टू इंश्योर द अनइंटरप्टेड एयर फ्लो। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ स्टलाइजेशन दैट यूज अ प्लाज्मा क्लाउड। प्लाज्मा क्लाउड को कौन यूज करता है? तो ड्राई हीट स्टलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टलाइजेशन, हाइड्रोजन परऑक्साइड स्टलाइजेशन, रेडिएशन स्टलाइजेशन। देखिए प्लाज्मा, हाइड्रोजन परऑक्साइड के द्वारा ही हम प्लाज्मा स्टलाइजेशन करते हैं, तो यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड स्टलाइजेशन जो है वो प्लाज्मा क्लाउड का यूज करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्लाज्मा फेज इन हाइड्रोजन परऑक्साइड स्टलाइजेशन। प्लाज्मा फेज का क्या मतलब है? टू क्रिएट वैक्यूम। देखिए ये वैक्यूम फेज, ये पहली फेज ही है, तो ये गलत हो गया। टू इंट्रोड्यूस एक्वस हाइड्रोजन, ये इंजेक्शन फेज है, तो ये भी गलत हो गया। जब इंट्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन उसे हम इंजेक्शन फेज बोलते हैं, तो ये गलत हो गया। टू स्ट्रिप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मॉलिक्यूल, तो सी ऑप्शन सही है। जब प्लाज्मा जनरेट होती है तो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल एकदम चार्ज हो जाते हैं, तो सी ऑप्शन सही है। और वेंट फेज जब हम फ्रेश एयर डाल के रिमूव करते हैं एक्सेस हाइड्रोजन परऑक्साइड को। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज आइडियल टेम्परेचर फॉर एन ऑटोक्लेव टू स्टरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए ऑटोक्लेव का टेम्परेचर क्या है? ये तो हर एग्जाम में आता है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस के, CSSD टेक्नीशियंस के, सब में आता है। तो जो हमारी रेंज है वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड से 134 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सबको पता है, बेसिक सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टेम्परेचर सेंसर इन हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन में टेम्परेचर सेंसर का क्या रोल है? टू मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ ओवन, टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ ओवन, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ओवन, टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ओवन। अगर हॉट एयर ओवन में टेम्परेचर सेंसर अंदर लगा है तो वो क्या करेगा? मॉनिटर ही तो करेगा, तो ए ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है हाउ द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट टिपिकली क्लीन बिफोर स्टरलाइजेशन इन CSSD, बाई यूजिंग वाटर, बाई सोकिंग देम डिसइंफेक्टेंट, बाई वॉशिंग देम मैनुअली और विथ ऑटोमेटिक वॉशर, बाई यूजिंग स्टीम। तो क्या पूछा है? क्लीन बिफोर स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन बिफोर कैसे क्लीन किए जाते हैं? बाई यूजिंग हॉट वाटर, बाई सोकिंग देम डिसइंफेक्टेंट। देखिए डिसइंफेक्टेंट में इंस्ट्रूमेंट को कभी सोक नहीं करना है, एंजाइमेटिक डिटर्जेंट सोल्यूशन में सोक करना है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया बी। यूजिंग हॉट वाटर, हॉट वाटर नहीं यूज़ करना है। हॉट वाटर यूज़ करेंगे तो क्या बोलते हैं, वो प्रोटीन कोगुलेट हो जाएगी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो ये भी गलत हो गया। बाई वॉशिंग देम मैनुअली, पहले मैनुअली वॉश करना है और फिर या तो ऑटोमेटिक वॉशर के थ्रू वॉश करना है, तो सी ऑप्शन सही है। बाई यूजिंग स्टीम, स्टीम से वॉश नहीं होता, स्टीम से स्टेराइल होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गई, तो यानी सी ऑप्शन सही है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कोल्ड स्टरलाइजेशन को लेके। कोल्ड स्टरलाइजेशन कॉमनली यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ फॉलोइंग।
सर्जिकल ड्रेप, रीयूजेबल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, क्लॉथिंग, नॉन मेडिकल सर्विसेज। देखिए रीयूजेबल मेडिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो एक बार स्टाइल होते हैं, ज़्यादातर ईटीओ के थ्रू होते हैं, तो ये गलत हो गया। क्लॉथिंग को हम स्टाइल नहीं करते, तो ये भी गलत हो गया। नॉन मेडिकल सरफेस, जब नॉन मेडिकल सरफेस है तो स्टाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। सर्जिकल ड्रेप को कहीं ना कहीं हम स्टाइल करते हैं, तो और वो ख़राब भी नहीं चाहिए क्योंकि टेम्परेचर से, वो ज़्यादा स्टीम से, टेम्परेचर से ख़राब हो सकती हैं, तो इसलिए ये कोल्ड स्टराइजेशन में ए ऑप्शन यानी सर्जिकल ड्रेप को हम स्टाइल करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ स्टरलाइजेशन इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है? ऑक्सीडाइजेशन ऑफ एसेंशियल एंजाइम, डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल वॉल, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो जो हमारा, अब मैं बात कर लेता हूँ, मॉइस्ट हीट है वो प्रोटीन कोगुलेशन करता है, ड्राई हीट है वो ऑक्सीडाइजेशन करता है, ईटीओ एल्कलाइजेशन करता है यानी एल्कलाइजेशन के थ्रू किल करता है, प्लाज्मा हमारा फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के थ्रू किल करता है, और फिल्ट्रेशन हमारा जो कहते हैं वो फिजिकली रिमूव करता है। तो यहाँ पे पूछा है ड्राई हीट, तो ड्राई हीट हमारा ऑक्सीडाइजेशन करेगा यानी कि ए ऑप्शन सही है। व्हाट इज द मिनिमम टेम्परेचर फॉर स्टरलाइजिंग बॉटल फ्लूइड इन ऑटोक्लेव यानी 121 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ऑप्शन सही है।